सेना उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात हरीश रावत की करते हैं। दरअसल हरीश रावत पर टिकटों के वितरण में करोड़ों रुपए लेने के आरोप के बाद उत्तराखंड की राजनीति अब गर्मा गई है। एक दौर में हरीश रावत के करीबी रहे उत्तराखंड कांग्रेस के नेता रणजीत सिंह रावत ने उन पर यह आरोप लगाया है। हरीश रावत पर लगे आरोपों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन आरोपों से न केवल कांग्रेस की छवि खराब हुई बल्कि राजनीति की शुचिता पर भी प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी ने कहा है कि ये मामला गंभीर है और कांग्रेस आलाकमान को पूरे मामले की जांच करने के बाद इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। रावत जी पर यह आरोप जो लगा है कि हरीश रावत जी ने कांग्रेस के टिकट जो हैं वो पैसे लेकर करोड़ों रुपए देकर बांटे हैं। रणजीत रावत जी और प्रीतम सिंह जी, इन तमाम लोगों को ये चाहिए, गणेश गोदियाल जी को, कि रणजीत रावत जी के आरोपों का संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी और जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के यादव जी, ये इस पे इंक्वायरी सेटअप कराएं, क्योंकि ये खाली कांग्रेस तक बात नहीं है, पूरे राजनीतिक बिरादरी पर इतनी बड़ी उंगली उठी है। भले ही हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये राजनीतिक बिरादरी पर जो उंगली उठी है उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि क्या वाकई में आज तक हरीश रावत जो है करोड़ों रुपया लेते के टिकट की पैरवी करते थे या टिकट बांटते थे, या सम्मोहित करके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लोगों के सिर पे हाथ रखते थे कि तेरे को दिलाऊंगा टिकट, तेरे को दिलाऊंगा, और सबसे पैसा लेते थे। तो बहुत गंभीर आरोप है, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। वहीं हरीश रावत पर लगे आरोप पर कांग्रेस के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पहले अपने अंदर खाने की जो राजनीति है उसको ठीक करना चाहिए। इस मामले में तो आलाकमान चिंतन मनन करेगा ही। हालांकि कांग्रेस नेता ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। पिछले दिनों देखने को मिला, और जिस तरह से विधायक प्रत्याशी या विधायक लोग ही अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, अपने संगठन के खिलाफ मुखर होते हुए दिखाई दिए, उसके बाद उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है कि वो हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करें। लेकिन बिल्कुल दुखद है जो कुछ भी है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला हुआ है सोशल मीडिया पर, वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे गिरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे अपने हाईकमान पर पूरा विश्वास है कि वो इसका संज्ञान लेंगे और जल्द ही जल्द कोई ना कोई कार्रवाई इस पर करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, ये मामला इसलिए गंभीर है चूंकि जो चेहरा कांग्रेस का चुनाव समिति से जुड़ा हुआ था, कुल मिलाकर उसे मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा था मुख्यमंत्री पद के लिए, उस पर यह आरोप है कि उसने टिकट के बदले पैसा लिया है। तो कुल मिलाकर किस तरह की हलचल इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? ज्योत्सना का हम रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगे हैं और यह आरोप कांग्रेस के नेता ने ही लगाए हैं जो कभी हरीश रावत के करीबी माने जाते थे। रणजीत रावत का कहना है कि टिकट के बदले पैसा हरीश रावत तक पहुंचा है, लिहाजा हाईकमान को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वहीं बीजेपी को भी बैठे बैठाए मुद्दा हाथ लग गया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये शुचिता की राजनीति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसलिए हरीश रावत के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की आलाकमान करे। इस बीच कांग्रेस के जो नेता हैं उनको कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये जरूर मान रहे हैं कि मामला वाकई बहुत गंभीर है। अब ऐसे में आगे क्या होगा, किस तरह की हलचल है, समझने की कोशिश करते हैं। एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, किस तरह की सियासत इस वक्त आप देख पा रही है पूरे मामले में? चूंकि हरीश रावत बड़ा चेहरा, जैसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, उन पर यह आरोप है कि टिकट के बदले पैसा उन्होंने खाया। बिल्कुल, देखिए, ये 2-3 दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस के अंदर चल रहा है। आप सोचिए कि उस पार्टी के बारे में एक किस्म से हम क्या विश्लेषण करें जो 10 तारीख से पहले, यानी कि 9 तारीख को
सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी, जिसके प्रदेश कार्यालय से लेकर हर जगह भारी गहमा गहमी थी, क्योंकि उनको ये पता था कि हमें बहुमत मिल रहा है, हम सरकार बना रहे हैं। हरीश रावत के घर में तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था, मीडिया का जमावड़ा लगा था कि अगले मुख्यमंत्री हरीश रावत होंगे। लेकिन 10 तारीख को 10 बजे के बाद जो हालात हुए, कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। हरीश रावत एक किस्म से बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए, क्योंकि उनकी हार का जो फासला था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उसके बाद 1-2 दिन तो सभी लोग शांत रहे, लेकिन उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। साफ तौर पर जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम जीत के लिए, अगर जीत के जश्न मनाने के लिए तैयार थे तो हार की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। हरीश रावत ने भी ये बात कही। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ तो हमारी कमियां थी जिसके कारण हमारी हार हुई, क्योंकि यह हार अप्रत्याशित है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा हमला किया है, एक जमाने में हरीश रावत के राइट हैंड रहे, बहुत ही विश्वसनीय रहे, रंजीत रावत ने किया है। क्योंकि कांग्रेस का जो असली युद्ध था वो तभी शुरू हुआ जब हरीश रावत ने रामनगर लड़ने की इच्छा जाहिर की और हाईकमान ने उनको टिकट दे दिया, और रंजीत रावत ने उसका खुलकर विरोध किया कि वो रामनगर से खुद इलेक्शन लड़ेंगे, हरीश रावत को नहीं लड़ने देंगे। यहां तक उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल तक फसल बोई है, उसकी रक्षा की है, और अब उसकी कटाई के लिए कोई दूसरा आ जाए उन्हें मंजूर नहीं है। इसी विरोध को देखते हुए हरीश रावत लालकुआं शिफ्ट हुए, जबकि वहां पर संध्या डालाकोटी को पहले टिकट मिल चुका था। हरीश रावत की बहुत करारी हार हुई है। रंजीत रावत को सल्ट शिफ्ट करना पड़ा, जहां वो पहले इलेक्शन में छोड़ चुके थे, यानी 17 में ही वो सल्ट को छोड़ चुके थे। वो दोबारा गए और 12 दिन में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। रंजीत रावत भी हार गए। रंजीत रावत का ये अटैक कहीं ना कहीं हरीश रावत को काफी डैमेज करेगा। हालांकि हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि मुझ पर आरोप लगाने वाला एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। रंजीत रावत इस समय उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। और हरीश रावत ये चैलेंज करें कि मुझे पार्टी निष्कासित करे। गणेश गोदियाल को कहना पड़ रहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, बल्कि जब समीक्षा हो उसमें अपनी बात को कहें। अब देवेंद्र यादव को भी इंटरव्यू करना पड़ रहा है कि कोई भी बाहर कुछ ना कहे, जब समीक्षा होगी अपनी बात को कहें। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है मनु कि सब तरफ से घेरेबंदी हरीश रावत को लेकर हो रही है, क्योंकि हरीश रावत चेहरा भी बनना चाहते थे, अपने को मुख्यमंत्री। देखिए, आपने तमाम जो बयानबाजी है वो तो बता दी है, लेकिन इसे किस रूप में देखा जाए? क्या ये हार के बाद सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, या फिर गुटबाजी जिसकी वजह से कहा गया कि कांग्रेस हारी है उसी का एक पार्ट है? क्योंकि मामला ये वाकई गंभीर है, आरोप बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर आरोप है। अगर रंजीत रावत ने ये बात कही है कि पैसे लेके टिकट दिए गए हैं, तो उनको समय आने पर एविडेंस भी देने पड़ेंगे, क्योंकि वो हरीश रावत जैसे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता पर आरोप लगा रहे हैं। और इस बात को रंजीत रावत भी जानते हैं कि हरीश रावत का कद क्या है, उनकी ताकत क्या है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रंजीत रावत उनके सबसे विश्वसनीय रहे हैं आज से 5 साल पहले तक। 5 साल पहले क्या इक्वेशन खराब हुई ये कोई नहीं जानता है। आज तक दोनों में से किसी ने उसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन इक्वेशन आज इस हालात में है कि हरीश रावत के बारे में एक जिस तरीके की बयानबाजी रंजीत रावत करते हैं, उस तरीके की बयानबाजी उत्तराखंड में कोई और कांग्रेसी नहीं कर सकता है, चाहे वो उनका कितना भी विरोधी हो। अब ये सीधा सीधा इसका यही है कि इस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। चुनाव से पहले भी जो राड़ कांग्रेस के अंदर थी, हरीश रावत वर्सेस अदर, क्योंकि हरीश रावत सारी चीजें अपने हाथ में लेना चाहते थे, हाईकमान भी उसके लिए तैयार नहीं हुआ, प्रदेश के नेता भी तैयार नहीं हुए, और अब फिर से उलझाया जा रहा है। क्योंकि उसके पीछे की जो राजनीति है मनु, वो है नेता प्रतिपक्ष का पद। अब हरीश रावत ग्रुप चाहता है कि अगर सरकार नहीं बनी तो नेता प्रतिपक्ष अपना कोई व्यक्ति बने, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके निशाने में सीधे सीधे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है, क्योंकि प्रीतम सिंह इलेक्शन भी जीत गए हैं। 19 विधायकों में अगर बात करें तो सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं। उनकी दिल्ली में भी इमेज बहुत अच्छी है, उत्तराखंड में भी अच्छी है। तो अब हरीश रावत गुट कतई नहीं चाहता है कि प्रीतम सिंह अध्यक्ष बने, और इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं। इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और गंभीर आरोप प्रत्यारोप है। कांग्रेसी जानते हैं कि 5 साल सर्वाइव करना बहुत आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लग रहा है कि हमारे हाथ की बाजी फिसल गई केवल आपस की गुटबाजी के चलते। लेकिन ज्योत्सना, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की छवि खराब होगी ही। क्या ये मामला अब दिल्ली तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है? आगे अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस मामले में?
देखिए, बिल्कुल दिल्ली तक पहुंचा है, इसलिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को इंटरफेयर करना पड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि कोई भी बयानबाजी ना करे, जिसको जो बोलना है वो पार्टी प्लेटफॉर्म में कहे। गणेश गोदियाल के ऊपर भी इस्तीफे का दबाव था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी दिल्ली मैसेज भेजा कि क्या मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन उन्हें फिलहाल रुकने के लिए कहा गया। संभवतः आज या कल में गणेश गोदियाल भी दिल्ली में होंगे। प्रीतम सिंह का भी कुछ इस तरीके का कार्यक्रम है कि वो दिल्ली जाएंगे। बात सभी अपने अपने ढंग से दिल्ली में रखेंगे और दिल्ली हाईकमान भी जान रहा है इस बात को कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी उत्तराखंड में, लेकिन मोदी मैजिक के अलावा क्या कुछ अपनी अंदर की हमारी राजनीतिक रणनीतिक कोई चूक थी जिसके कारण हम 19 पे आ गए। हम तो 36 और 40 का सपना देख रहे थे, या कुछ इसी तरीके की चीजें चली। बीजेपी में तो भीतरघात की बात सार्वजनिक हुई, लेकिन कांग्रेस में भी क्या कुछ इस तरीके का भीतरघात चला जिसको अभी तक कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। और जैसे मनु, मैं आपको बता रही हूं कि उपनेता करण महारा रानीखेत से इलेक्शन हार गए, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि लास्ट समय में जो नेताओं की बयानबाजी हुई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला आया, जुमे की नमाज में जो छुट्टी का मामला आया और जिस तरीके से सीटों का अदला बदली हुई, ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं हमको हल्का किया और हम इन सब चीजों में उलझे रहे और बीजेपी आगे निकल गई। तो इस तरीके की सारी चीजें आ रही हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाहिर तौर पर ज्योत्सना, चूंकि ये मामला जिस तरीके से हार के बाद की स्थिति जो कांग्रेस के लिए बनी हुई है और उसके बावजूद ये फिर इस तरीके के बयान सामने आना, ये कांग्रेस के लिए खतरनाक तो है ही। और उसके बाद आखिरकार क्या वो विश्वसनीयता जो कांग्रेस अब धीरे धीरे जनता के बीच खोती जा रही है, क्या वो रसाताल पहुंच जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बने रहिए ज्योत्सना, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेंगे। चलिए अब बीजेपी की बात करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को 2 तिहाई बहुमत मिला है, बावजूद इसके अभी तक बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो पाया है, यानी उनको नहीं चुना गया है। पुष्कर धामी के चुनाव हारने के बाद बीजेपी के सामने बहुत बड़ा संकट यही है कि आखिर कौन विधायक दल का नेता होगा। अभी तक विधायकों में एक राय नहीं बन पाई है। हालांकि बीजेपी से सब कुछ दिल्ली से ही तय होता है, लेकिन विधायकों की राय जानने के लिए 2 पर्यवेक्षकों को दिल्ली से देहरादून भेजा जाएगा। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून में विधायक दल की बैठक लेंगे और उसी के बाद दिल्ली से मुख्यमंत्री के नाम तय होगा। इधर पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधायक दल की बैठक के बाद हाईकमान ही सीएम के चेहरे पर अंतिम मोहर लगाएगा। ऑफिशियली जो है अधिकृत रूप में राष्ट्रीय मुख्यालय से जब पर्यवेक्षकों के नाम की सूची जारी होगी, 2 पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आने हैं, उसके बाद काम शुरू होगा। वो लोग देहरादून आने से पहले ही विधायक दल की बैठक आहूत करेंगे। हमारे सभी जीते हुए माननीय विधायक उस बैठक में रहेंगे। पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में राय मशवरा, चर्चा और रायशुमारी के बाद पर्यवेक्षक लोग वो नाम दिल्ली भेज देंगे। सदन के नेता का चयन हो जाएगा। सदन के नेता का चयन होने के बाद जो है राज्यपाल जी के पास अपना सरकार बनाने का प्रस्ताव लेके जाएंगे और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी की शपथ और माननीय मंत्रीगणों की शपथ होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होली, क्योंकि अब ये देखना है कि ये सारी प्रक्रिया होली से पहले तो संभव नहीं लग रही है, क्योंकि बीच में होलाष्टक भी आ रहे हैं और शुभ मुहूर्त में ही हमारी परंपराओं के अनुसार सभी सरकार भी शुभ मुहूर्त में आए, नहीं तो जो है फिर हमेशा ये रहता है कि शुभ मुहूर्त में शपथ नहीं हुई, शुभ मुहूर्त में ये काम नहीं हुआ। तो इसलिए शुभ मुहूर्त का भी इंतजार है और इसका भी इंतजार है कि ऑफिशियल लिस्ट राष्ट्रीय बीजेपी मुख्यालय से कब जारी हो। उधर कांग्रेस का कहना है कि 2 तिहाई बहुमत के बाद भी बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उत्तराखंड में विधायकों से कोई रायशुमारी नहीं की जा रही। कांग्रेस का कहना है कि जब कुछ दिल्ली से ही तय होना है तो फिर पर्यवेक्षकों को देहरादून भेजने का मतलब क्या है, यानी बीजेपी के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। एक राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश के ऊपर क्यों गहराई हुई है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंडेट का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इतना बढ़िया मैंडेट मिलने के बाद भी आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी लोग दिल्ली दरबार की ओर दौड़ लगा रहे हैं। तो औचित्य कहां से रह जाता है इन पर्यवेक्षकों की? इनकी भूमिका क्या रह जाती है अगर सबको दिल्ली ही जाना है? और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ऊपर से ही एक नाम आएगा जो सारे विधानमंडल दल के ऊपर थोप दिया जाएगा। ये कहना कि विधानमंडल दल अपना मुखिया तय करता है, अगर ये सच होता तो सब लोग दिल्ली नहीं दौड़ रहे होते।
उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी अभी तक सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाई है। यूकेडी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। यूकेडी का कहना है कि जब अभी तक विधायक अपने नेता का चयन नहीं कर पाए हैं तो फिर आगे क्या होगा। यूकेडी का यह भी कहना है कि हर कोई दिल्ली की तरफ दौड़ रहा है क्योंकि सबकी निगाह दिल्ली दरबार पर है। सब कुछ दिल्ली से ही तय होना है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा का पहला इतिहास मुख्यमंत्री बनने का है। और देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का तो बहुत साफ तौर से नजरिया ये है, जब राज्य बना है, अगर मुख्यमंत्री की बात होती है तो वो राज्य के अंदर तय होनी चाहिए, यहाँ के विधायकों को तय करनी चाहिए। अगर आज भी फैसले दिल्ली से होकर आते हैं तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि उत्तराखंड बनाने के पीछे क्या मकसद था, कौन सा हमारा मकसद था। आज भी वो मकसद पूरा नहीं। अगर आज भी फैसले हमारे दिल्ली से होकर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे विधायक है, चाहे वो भाजपा के या कांग्रेस के, वो बेकार है, नालायक है। फैसला तो यहाँ होना है। राज्य यहाँ के लिए बनाया गया था। यहाँ राज्य बना ही इसलिए था कि यहाँ के फैसले हो, यहाँ के लोगों के बीच में फैसला हो, यहाँ के विधायक तय करें कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और ये दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली से तय होने जा रहा है। पैराशूट जहाँ तक सवाल है बाहर के बनाने का, देखिए यहाँ पे जो यहाँ के बीच का है, जैसे तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, इस पर हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैराशूट व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, वो इस राज्य को स्वीकार्य नहीं है। एक बार फिर हम ज्योत्सना का रुख करते हैं। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर चूंकि अभी तक विधायक दल की बैठक बीजेपी की हो नहीं पाई है, जिसको लेकर कांग्रेस और यूकेडी हमलावर है, लेकिन कुल मिलाकर उत्तराखंड की जनता भी यही जानना चाहती है कि आखिरकार कौन वो मुख्यमंत्री जो सत्ता की डोर संभाल कर रखेगा, 5 साल सरकार को चलाएगा। किस तरह की हलचल इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी में है, क्योंकि आज दिल्ली में भी इसको लेकर बड़ी बैठक थी। बिल्कुल मनु, आज देहरादून की हलचल दिल्ली शिफ्ट हो गई है। कल तक देहरादून में काफी ज्यादा हलचल थी क्योंकि प्रदेश कार्यालय में लगातार जीते हुए कैंडिडेट आ रहे थे। निवर्तमान मुख्यमंत्री यानी जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी देहरादून में थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी देहरादून में थे, लेकिन देर रात उनको दिल्ली से बुलावा आया और आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पुष्कर सिंह धामी जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं और संगठन महामंत्री अजय कुमार, तीनों लोग दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में आज उनकी लगातार बैठकें होती रही। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी, उनके साथ बैठक हुई। साथ में जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। तो सारी जगह जो बैठकें हुई, अब भी जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में। ये बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, कि सबसे पहले तो चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक बहुत खुशी का मौका था कि राज्य में ऐतिहासिक जीत हुई है। राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ कि किसी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट हुई है, और वो भी इतने प्रचंड बहुमत से। हालांकि ये था तो मोदी मैजिक, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश संगठन है वो काफी खुश नजर आया। लेकिन जो दुख था बीजेपी को, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सेटबैक था, कि मुख्यमंत्री जो एक चेहरा थे इस चुनाव में, वो अपने सीट से चुनाव हार गए। तो ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर वो चेहरा कौन सा होगा जो आगे 5 साल सरकार को लीड करेगा। और मनु, 5 साल तो बात की बात है, 24वें लोकसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, और जब सरकार बनानी होती है तो एक एक सीट के बहुत मायने होते हैं, तो यहाँ की 5 सीटों के भी मायने हैं। और आप भी जानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब उत्तराखंड है। भले ही ये छोटा स्टेट है, राजनीतिक तौर पर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन वो यहाँ की हर गतिविधि पर खुद से नजर रखते हैं। अगर पुष्कर सिंह धामी को मौका देते हैं, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ग्रुप का दावा है कि कम समय मिला, वो अपने क्षेत्र में उतने सक्रिय नहीं रह सके, इसलिए हार का सामना हो गया, तो एक मौका मिलना चाहिए। युवा हैं, ऊर्जावान हैं, मृदुभाषी हैं, तो बीजेपी के सामने अब यह है कि वो अपने स्टैंड से कैसे बदलेगी, अगर वो धामी की दलील को मानती है। क्योंकि हिमाचल में भी 5 साल पहले चुनाव हुए थे और प्रेम कुमार धूमल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी जीत गई थी और उसके बाद धूमल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जयराम ठाकुर को बनाया। अगर सतपाल महाराज को आगे करते हैं तो सर्वसम्मति कैसे बनाते हैं। अगर एक
समीकरण के तौर पर देखें कि धन सिंह जी। रावत जो श्रीनगर से इलेक्शन जीते हैं, उनकी संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है, संघ में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, उन्हें मौका देते हैं तो कैसे वो साबित होंगे? बिल्कुल, महिला को जो देखिए धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, मदन कौशिक के तमाम वही नाम हैं जो पहले भी नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर रेस में। तो कुल मिलाकर सरप्राइज हमेशा बीजेपी करती रही है, तो क्या इस बार भी सरप्राइज बीजेपी करेगी? पुष्कर सिंह धामी जो रेस में सबसे आगे हैं, उन्हीं पर भरोसा जताया जाएगा क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो कुल मिलाकर बात ये वही हुई है कि कैप्टन जीत गया, मैच जीत गया है लेकिन कैप्टन हार गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जो उसने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और इसीलिए अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार बीजेपी किस चेहरे पर भरोसा करती है। उत्तराखंड में चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं, बीजेपी को 47 सीट मिली है जबकि कांग्रेस को 19 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उधर चुनाव के दौरान जो प्रचार सामग्री जनता के बीच जानी चाहिए थी वो कांग्रेस कार्यालय में धूल भाग रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बाबत पूछे जाने पर पल्ला झाड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस की रणनीति को समझते हुए उसे सिरे से नकार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल घोषणा पत्र के साथ साथ ही हमने ये 4 धाम 4 काम अपने उससे एक हफ्ता पहले लॉन्च कर दिए थे। लगभग 24 जनवरी को ये लॉन्च हो गया था 4 धाम 4 काम, और 4 फरवरी को माननीय प्रियंका जी ने आकर हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। उस दरमियान हमने काफी कुछ हद तक प्रचार सामग्री विधानसभाओं में भेज दी थी। कुछ जो देरी से छपकर आई उसका, क्योंकि चुनाव अपने पीक पर था और इतना टाइम हमारे दूरस्थ ग्रामीण जो पर्वतीय अंचल हैं वहाँ के कैंडिडेट्स को अपनी सामग्री ले जाने का टाइम भी नहीं मिला और दूरी भी बहुत ज़्यादा थी। इस करके कुछ सामग्री ज़रूर यहाँ रह गई है, और ये हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर में मैनिफेस्टोज होते हैं, हेडक्वार्टर में विकास पुस्तिकाएं होती हैं, कार्यकर्ताओं को ज़रूरत पड़ती है, मीडिया को ज़रूरत पड़ती है। कदम कदम पर अगले 5 साल तक भी हमको इसकी कई बार ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हेडक्वार्टर में तो बहुत चीज़ों का स्टोरेज होता है, कई झंडे डंडे हमारे अंदर पड़े होंगे, तो वो आने वाले गतिविधियों के लिए हैं। देखिए, उनको वो छल बल, उन्होंने समाज में कभी भी समाज सेवा का उन्होंने कभी किसी तरह का इस तरह का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने इसी तरह छल बल के आधार पर राजनीति में प्रपंच करके चुनाव जीतने का प्रयास किया, और उनके आपस में ही उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रखा है जिनका कि समाज में मुझे लगता है कि कोई उचित महत्व भी नहीं है। और तो इस तरह के लोग इसी तरह के काम करेंगे। इस तरह के लोग लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। अगर वास्तव में जीत के आ जाते थे तो प्रदेश को बेच देते, जो इस तरह का षड्यंत्र आपस में ही कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की